शहरी आवास के बारे में तो बात हो रही है, जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि यही एक ग्रामीण आवास के लिए भी कुछ योजनाएँ होनी चाहिए ऐसी? नहीं, हमारी सरकार की आपने देखा हो जो 2025 की आवास नीति आई है, उसमें हमने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए उसमें प्रावधान किए हैं। वहाँ के तो चैलेंजेस अलग ही हैं। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सरकारी स्कूल तो बहुत थे पहले, लेकिन अब दिन प्रतिदिन वो बंद होते जा रहे हैं। तो सरकार कभी इसके बारे में भी सोचती है कि अगर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उन्हीं में से जो कुछ वहाँ पे हैं, वही कम होती जा रही हैं? देखिए, स्कूल बंद करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, स्कूलों को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। तो देहरादून में जो है अगले 10 साल बाद जी। आवासीय योजनाओं को देखते हुए क्या स्वरूप रहेगा देहरादून का? जिस हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। देखो, जैसा मुझे लगता है आज के परिवेश से अगर हम उसको 10 साल बाद कंपेयर करेंगे तो नए आयाम देहरादून में स्थापित होंगे, तो उसके लिए हमें फिर योजनाएं भी उस हिसाब से बनानी पड़ेंगी। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी राजनीतिक पार्टी को दे दिया है। आइए उनका स्वागत करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री श्री श्याम अग्रवाल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपको पार्टी में एक लंबा अरसा हो चुका है, जी। तो आपने मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? मैं आपसे कहूँ, राजनीति में आना पड़ा, कोई मजबूरी में राजनीति में नहीं आया हूँ, बिल्कुल। है ना। हमारा परिवार, हमारे संस्कार शुरू से सेवा के रहे हैं। हम्म। हम अपने पिताजी को देखते थे कि वो सेवा के कार्यों में लगे रहते थे। हमारा एक जो पृष्ठभूमि है वो व्यापारिक परिवार है हमारा। पिताजी हमारे व्यापार में रहे हैं शुरू से। लेकिन जब मैं उनको देखता था व्यापार के साथ साथ जो है, कोई भी उनके पास गरीब आदमी, परेशान आदमी, कोई इस तरह के व्यक्ति लोग आते थे, तो उनको लगता था इनकी मदद होनी चाहिए, और वो करते भी थे। तो तभी से बचपन में एक जिज्ञासा सी रहती थी कि हम लोग भी बड़े होकर कुछ अच्छा काम करेंगे। धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़े, कॉलेज में गए, तो कुछ चीज़ें देखते थे ऐसी कि भाई लोग परेशान होते हैं, कैसे इनकी मदद करें। वो भाव बचपन से ही था मेरे अंदर। तो मुझे लगा धीरे धीरे हम लोगों ने सेवा अपने हिसाब से करनी शुरू करी, छात्र जीवन से ही। लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई हमें कहीं ना कहीं किसी ऐसे संगठन में कहीं जुड़ना चाहिए जो हमें और ताकत मिले, और हम लोगों की सेवा जो है और ज़्यादा क्षेत्र में कर सकें, और काफ़ी लोगों तक हमारा प्रयास जो है बढ़ेगा, और लोगों को जीवन उनका आसान बने। इसमें हमारी भी कोई ना कोई भूमिका होनी चाहिए। इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो सर, ये तो एक लंबा समय हो गया, तो आपने सिर्फ भाजपा को ही क्यों चुना? असल में शुरू में हम लोग देखते थे कि भाई अगर कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई विचार की बात करता है, तो मुझे लगता था भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, अंत्योदय की बात करती है, अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के विकास की बात करती है। तो मुझे लगा, जितनी मेरी उस समय की समझ थी, तो मुझे लगा भाई यही दल सबसे अच्छा दल है जो अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करता है, अपने राष्ट्र निर्माण की बात करता है, अपना भारत कैसा भारत हो इस पे विचार करता है। तो इस वजह से मैं इससे प्रभावित हुआ और मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और युवा मोर्चा मैंने उस टाइम युवा मोर्चा में काम करना प्रारंभ किया। तो युवा मोर्चा में आप कितने समय तक रहे? युवा मोर्चा में लगभग मैं मेरे 4-5 कार्यकाल रहे हैं। सबसे पहले मुझे 2002-3 में यहाँ पे महानगर में उपाध्यक्ष युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिली, तो वहाँ से मैंने प्रारंभ किया। वैसे में मैं 98 से भारतीय जनता पार्टी का कामों में लग गया था। छोटे सी बाल्यकाल में ही थे, तो हमें लगता था कहीं चुनाव होता था क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, भाई झंडा लेके, बिल्ला लेके, जैसे एक बच्चों में शौक होता है, उस तरह से काम करते थे। बिल्कुल तो सर। पार्टी ने हमारी लगन को देखते हुए, काम को देखते हुए, भाई इतना छोटा सा है और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन काम करता है, जो काम कहते हैं वो करता है, तो मुझे पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने उसको बड़ी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास भी किया। वो पार्टी मुझे लगातार, जब से मैं एक्टिव हुआ हूँ उस क्षेत्र में, लगातार पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दे रही। अच्छा सर, वर्तमान में आपको अभी पार्टी ने जो है एक नई जिम्मेदारी दी है। संगठन ने मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद। जिस प्रकार से आज शहरीकरण बढ़ रहा है, आवासों की मांग बढ़ रही है, जो हमारी सरकार का जो दृष्टिकोण था इस परिषद को बनाने का, वो मुख्य ये था कि हम अपने शहरों को किस प्रकार से बनाएं, हम आवास की पूर्ति भी कर सकें और अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकें, और जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हमारी संस्कृति है, विरासत है, उसको भी कहीं ना कहीं हम सजो के रख सकें।
तो इसलिए इस परिषद का गठन हुआ था और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझे ये राज्य मंत्री का दायित्व दिया। तो मैं आपके इस माध्यम से अपने जितने भी प्रदेश के हमारी जो जनता है उनसे यही कहना चाहूँगा कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है तो मैं आपके विश्वास में भी कहीं कमी नहीं आने दूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस काम को प्रदेश हित के लिए जो भी मेरे से बनेगा मैं उसको लगातार करता रहूँगा। अच्छा, ये शहरी आवास में कई तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। हमने ऐसा देखा है कि कई जगहों पे जो है एक ही रोड है, और जैसे बताते हैं कि आपको बिल्डिंग पास करनी है, अगर कोई नक्शा पास करना है तो उसके कुछ मापक होते हैं कि आपकी रोड कितनी है, कितने फीट की रोड है, उसके हिसाब से आपको बिल्डिंग की हाइट के लिए परमिशन मिलती है। तो हमने कुछ जगहों पे देखा है कि जहाँ पे आम जनता जो है वो 2-3 मंजिल तक ज़्यादा से ज़्यादा जा पाती है, लेकिन वहीं पे कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग जो है वो 10-10 मंजिल तक जा रही है। नहीं, लगातार आप देखिए एमडीडीए का आप रोज देखते होंगे अखबारों में भी, जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध कॉलोनियाँ कटती हैं, इस तरह के निर्माण होते हैं, उन पे रोक लगाने का काम किया जा रहा है, उनको सील करने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, आम आदमी को परेशान ना करते हुए। कोई छोटा घर बनाता है, हम लोगों ने उनसे कहा भी है कि कोई भी आदमी अपना अपना घर बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उन लोगों को परेशान ना किया जाए। इस तरह के अवैध निर्माण है उस पर लगातार एमडीडीए कार्रवाई कर रहा है और पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई चल रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त की गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे और अवैध निर्माण पे पूरी तरह रोक लगाएंगे। मतलब इस तरह का जो भी अगर कहीं पे कार्य हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। पक्का कार्रवाई होगी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अभी इसमें जो है शहरी आवास के बारे में तो बात हो रही है जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि यही एक ग्रामीण आवास के लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए ऐसी? नहीं, हमारी सरकार की आपने देखा हो जो 2025 की आवास नीति आई है उसमें हमने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए उसमें प्रावधान किए हैं और जो है हमारा जो है दोनों क्षेत्रों में विकास हो, जो अर्बन की हमारी योजनाएं हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी डेवलप हों। तो इस तरह से हम लोग लेकिन सर पहाड़ों में इस तरह की योजनाओं को, आवासीय योजनाओं को रियलिटी में लेके आ पाना तो लगता है कि बड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के तो चैलेंजेस अलग ही हैं। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बड़ी जो है वहाँ पे संकट की स्थिति भी रहती है, मौसम का भी रहता है, आपदाएं भी आती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने जो रोड मैप बनाया है पहाड़ों को विकसित करने का, उसमें हम उसी तरीके से जो हमारे पहाड़ के अनुकूल हों, हमारी संस्कृति के अनुकूल हों, उसी तरह के हम आवास वहाँ बनाएं, सुविधाएं वहाँ पे पहुँचाएं। जैसे आप देखो, मेन जो हमारी आवश्यकता होती है स्वास्थ्य हो, चिकित्सा, शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं हम लोग वहाँ तक पहुँचाएं। सबसे पहला काम तो हमारा यही है, तो उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ सर, ये मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो इन मूलभूत सुविधाओं में से जैसे शिक्षा के लिए हमारे इस पहाड़ों में जगह जगह हर जगह सरकारी स्कूल तो बहुत थे पहले, लेकिन अब दिन प्रतिदिन वो बंद होते जा रहे हैं। तो सरकार कभी इसके बारे में भी सोचती है कि अगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हीं में से जो कुछ वहाँ पे हैं वही कम होती जा रही हैं? देखिए, स्कूल बंद करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, स्कूलों को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन कई जगह हमने देखा कि बच्चे ही नहीं है, एक एक दो दो बच्चा है। हाँ बिल्कुल सर, है ना, और वहाँ पे 2-2 3-3 टीचर हैं। वहाँ पे 2-2 3-3 टीचर हैं। तो हमने कहा कि जिन जगहों पे अगर आसपास के स्कूलों में उन 2 बच्चों को 3 बच्चों को भेज के उन शिक्षकों का उपयोग हम वहाँ के बच्चों के लिए करें तो शिक्षा सुदृढ़ भी होगी, बच्चों को ज्ञान भी बढ़ेगा। तो उस तरह की हमारी जो है प्लानिंग है। स्मार्ट क्लासेस हम पहाड़ों में भी अब स्टार्ट करने के लिए बढ़ रहे हैं। डिजिटल जो है शिक्षा पहाड़ों में भी पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। अच्छा सर, आवासीय योजनाओं में को जो है पीपीपी मोड पे चलाना, तो कितना सफल रहेगा ये प्रयास? देखिए, मुझे लगता है कि आवासीय योजनाओं को पीपीपी मोड पे लाके जो है हम अपनी जो विकास की गति को तेज कर सकते हैं। उनकी जो दक्षता होती है,
सरकार की जो संसाधन होते हैं और जो हमारी जो है जनता की भागीदारी होती है, जब ये तीनों मिलते हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक अच्छा काम होता है और विकास को गति मिलती है और जो हमारी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होती हैं। अच्छा, एक योजना चल रही है काफ़ी समय से, लगभग पूरे देश में ही चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा पहाड़ है, वो कितना लाभान्वित हो रहा है? इसके कुछ आंकड़े हैं? देखिए, इसकी जो आंकड़े हैं अभी तक जो है हमारे प्रधानमंत्री जो आवास के जो आंकड़े थे हमारे 47,000 के लगभग हमारे आवास की हमें जो है प्रधानमंत्री उसमें योजना में आवास हमें आवंटित हुए हैं। उनको हम बना रहे हैं लगातार। लगभग हमारे 12,000 के करीब आवास जो हमने जो है प्राइवेट संस्थाओं के साथ मिलके बनाए हैं, वो तैयार हो गए हैं। लगभग दिसंबर तक हम उनको देने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। और जो हमारे जो जिला विकास प्राधिकरण और अन्य योजनाओं के माध्यम से जो आवास बन रहे हैं, वो भी लगभग 24,500 के करीब आवास हमारे क्रियान्वयन हैं, तैयार होने वाले हैं। उनको भी हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक हम उनको जो हमारे लाभार्थी हैं उनको आवास आवंटित करा दें। और लगातार इस क्षेत्र में अभी जो नया हमारा पहला प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना का फर्स्ट फेज था, उसमें 15,900 के करीब हमने आवास उसमें हमने बनाए हैं। उनमें काफ़ी लोगों को हम दे भी चुके हैं और नए MIU भी साइन हो गया है इस बार का। तो लगातार आवास के क्षेत्र में जितनी डिमांड आ रही है, हम उसको जो है प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी छत मिले। इसमें सरकार निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा सर, जो इसका बजट है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो इस बजट में अगर पहाड़ में कोई आवास बना रहा है तो क्या आपको लगता है कि संभव है इस बजट में बना पाना? देखिए, इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। एक तो ये है कि सरकार बना के देगी उनको, एक ये है कि अगर आप पे जमीन है तो सरकार आपको पैसा देगी। तो जैसी सुविधा उस हिसाब से आप बना सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि शहर में जो लागत है जी। वही दुगनी हो जाती है पहाड़ पे। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जो हमारा पहाड़ का जो संस्कृति है, जो वहाँ की जो वास्तुकला है, अगर हम देखें तो वहाँ अगर हम पत्थर का उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, वहीं के हिसाब से हम उसको बनाते हैं, तो हमारा उस लागत में अच्छे से एक अच्छा सुंदर घर बन सकता है जिसमें सारी सुविधाएं हों। हाँ, लेकिन बस ये है कि हम अपने उसी तरीके के घरों को बनाएं जैसे पहले हुआ करते थे। तो हमारी संस्कृति भी तो हमें बचानी है, अपनी अपनी विरासत को भी बचाना है और पहाड़ के लिए उपयोगी भी है वो। क्योंकि जिस तरह का आपने देखा है आपदा के समय में दिक्कतें आती हैं, खाली हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई हम जो है ईंट का उसका पत्थर का बड़े बड़े जो है बिल्डिंगें पहाड़ों में भी खड़ी कर दें। हमें पर्यावरण को भी संरक्षित रखना है आपने। और बल्कि मैंने शायद सुना भी है, शायद ये सही भी है कि शहरों में भी अगर कोई वैसे जैसे हमारे पहाड़ों की जो कला है उसको जीवित रखते हुए यहाँ पे अगर उस तरह के घर बनाता है तो उसको जो MDDA भी शायद कुछ छूट एक्स्ट्रा दे रहा है मकानों की, वो हाँ, इसमें हाइट को सब्सिडी लेके का कुछ। प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आवास में अभी हम जो है पूरी संस्कृति को वहाँ पे पूरी झलक एक नजर आती है हमारे राज्यपाल जी के कार्यालय आवास में। बिल्कुल। मतलब हमारा पूरा उत्तराखंड उसमें नजर आता है। तो उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार अगर लगातार ऐसे काम कर रही है। इस तरह के घर अगर बनते हैं हाँ, तो ये तो देखने में और भी अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छे लगेंगे। तो सरकार भी इस बारे में सोच रही है कि अगर जो अपनी वो आवासीय योजनाएं हैं हाँ, उनमें भी कुछ इस तरह का। हाँ, सरकार ने अपनी आवास नीति में भी प्रावधान किया है हम्म। इसको बढ़ावा देने के लिए। जो हमारी प्राचीन पारंपरिक जो बाखली कला थी उसको लोग अपनाएं और उस शैली में घर बनाएं। इसके लिए हमने विशेष प्रावधान किए हैं। अच्छा सर, एक चीज़, अब ये तो एक अलग चीज़ सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे। आप देहरादून से ही हैं। जी। आपका बचपन आप का मतलब जब से आप पैदा हुए तब से आपने पूरा देहरादून में ही आप देख रहे हैं सब कुछ। तो देहरादून तब का और अब आपको कितना बदलाव दिखाई दिया है? देखिए, अब देहरादून तो काफ़ी बदल गया है। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो है सुविधाएं भी सरकार का प्रयास रहता है उस हिसाब से बने। लेकिन सरकार जो है जितनी व्यवस्थाएं बनाती है जनसंख्या बढ़ ही रही है लगातार। अच्छा, है ना? ये भी एक गजब बात है सर कि जब उत्तराखंड की मांग की गई थी जी। उस समय शायद 60-65 लाख के आसपास
आबादी थी जी उत्तराखंड की। और अभी एक आंकड़ा मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले ही, तो उसमें देख रहे थे कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी जो हैं, जी। वो लगभग 48 लाख रह गए हैं। लेकिन जनसंख्या उत्तराखंड की जो है वो 1.5 करोड़ हो गई है। देखिए, जब कोई भी डेवलपिंग स्टेट होता है, अब हम यहाँ पे बाहर से, अभी आपने देखा होगा, हमने इन्वेस्टर समिट पिछले लास्ट ईयर किया था, 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU साइन हुआ और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पे आया। अगर हम किसी भी स्टेट की या किसी भी हम अपने शहर की कल्पना विकास की करते हैं, तो अन्य अन्य लोगों के माध्यम से बाहर का जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा, हम कैसे उसकी कल्पना करेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप बताइए। और लेकिन सरकार ने जो हमारा पलायन जो बीच में बहुत ज़्यादा हुआ था, आपने देखा होगा कोरोना काल में काफ़ी लोग हमारे पहाड़ों में आए, बिल्कुल, बहुत सारे लोग आए बहुत वापस। सारे लोग आए। लेकिन सर आज कोरोना के सरकार जाते ही वो भी सब वापस नहीं, चले गए। ऐसा नहीं है, सरकार आज सुविधाएं उपलब्ध कर रही है, स्टार्टअप के माध्यम से काफ़ी लोग अपना रोजगार वहाँ पे कर रहे हैं। आपने देखा होगा होम स्टे योजना, आज उससे बहुत सारे युवा हमारे बहुत सारे जुड़े हैं। बहुत सारे जुड़े हैं और पहाड़ों में रुक के रह के अच्छा अपना व्यापार कर रहे हैं। सरकार उन्हें सब्सिडी भी दे रही है। अगर वो अपने घर में भी, इसको होम स्टे की योजना तो ऐसी योजना है कि आपके घर में एक कमरा भी है तो उसमें भी चला सकते उसी हैं। में आप चला सकते हैं, उसी से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो लगातार जैसे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिला दो उत्पाद को भी बढ़ावा देने का काम किया है। आज देखिए, आज हमारे जो है लगातार जो है हमारे उत्पाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी डिमांड आ रही है। जो अमरेला ब्रांड है हमारा, हाउस ऑफ हिमालय, वो हमारे यहाँ के उत्पादों को इंटरनेशनल मंच पे पहचान दे रहा है। आज GI टैग भी हमारे 27 से अधिक जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं उनको हमने उससे जोड़ दिया है। तो लगातार मांग बढ़ रही है। जैसे हमारी पहाड़ की महिलाएं समूह काम करती हैं, लखपति दीदी है ना, लखपत दीदी हैं। लखपति दीदी आज हमारे प्रदेश की जो सरकार है 5 लाख तक का ऋण इन महिला समूह को बिना ब्याज के दे रही है। 7 से 8 लाख रुपए महिलाएं हमारी आज पूरे सालाना कमा रही हैं। कई दीदी हमारी लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो इस तरह की सरकार योजनाएं ला रही है ताकि पलायन रुके, पहाड़ के लोग पहाड़ में रुकें, वहाँ पे सुविधाएं विकसित हों। इसके लिए लगातार काम हो रहा है। सर ये सरकार ये तो अच्छा काम कर रही है कि पहाड़ के जो लोग पहाड़ में हैं उनको वहीं पे रोका जा सके। लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार को एक तरफ और भी देखना चाहिए कि जो पहाड़ से जा चुका है उसको वापस कैसे लाएं। देखिए, सरकार तो लगातार जो है जनता के बीच में रहती है। आप ही लोग सुझाव देंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे और प्रयास करेंगे इसमें कि हमारे लोग वापस आएँ, अपने प्रदेश में काम करें, यहाँ पे रोजगार करें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, उद्योग लगाएं। आज हमारे प्रदेश का जो है उत्तराखंड का व्यक्ति आप देखो पूरी दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहा है। हाँ, लेकिन बात वो है कि सर वो बाहर जाके काम कर रहा है। नहीं वो तो अगर आज वापस यहाँ आके काम आज हम करे। उनको वो माहौल दे रहे हैं, आ रहे हैं लोग, लेकिन टाइम तो लगेगा। जो सुविधाएं उस समय नहीं हो पा रही थी, लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन आज सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं तो लोग यहाँ रुक रहे हैं। तो ये भी तो बड़ी उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए हमें। बिल्कुल सर, मेरे पास भी कुछ लोगों की एक लिस्ट है जी जो वापस आना चाहते हैं। हाँ। तो आज के इस एपिसोड के बाद मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता सरकार आपके द्वारा कुछ ऐसा सरकार उनके लिए कुछ कर दे कि वो वापस जल्दी पहुंच जाएं। देखिए, बिल्कुल हम प्रयास एक करेंगे। योजना लेके कुछ लोग हैं जो हाँ। आए थे हमारे पास, बैठे थे, बिल्कुल, तो उसके ऊपर चर्चा हुई थी हमारी। देखिए, जो भी योजना अगर हमारे प्रदेश के हित में होगी, हमारी जनता के हित में होगी, उसको हम। और आप ये चीज देखिए सर कि लगभग 100 लोग हैं वो। जी 100 लोगों का एक समूह है हाँ हाँ जो पलायन हो चुका था, या तो उनके बाप दादाओं के टाइम पे, या वो खुद पलायन होके बाहर चले गए। और वो ये 100 लोगों का जो समूह है, ये सब के सब वापस आना चाहते हैं। भाई, मैं तो इन लोगों से ये आग्रह ये करना चाहूंगा, जब हम प्रवासी सम्मेलन करते हैं, हमारी सरकार सभी को इनवाइट करते हैं, तो ये लोग भी उसमें आए, हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा होगा कि अगर ऐसा सरकार भी इस चीज पे जो है काम हाँ, करे, लगातार क्योंकि सरकार आप तो देखिए, देख ही रहे हैं। जो पहाड़ में है उसको रोकने के लिए तो बहुत प्रयास कर रही है भाई, आप सरकार, ये तो देखिए, हमने भी देखा। आप लेकिन जो जा देखिए, चुके हैं, आप देखिए, हमारी सरकार प्रवासी सम्मेलन लगातार इनको बढ़ावा दे रही है, अपने यहाँ आमंत्रित कर रही है कि आप अपने प्रदेश में आइए, आपको सारी सुविधाएं हम देंगे। देखिए सर, जैसे आपने बताया कि इसमें कुछ अगर हमारे जैसे लोग कुछ सजेशन दें जी तो उससे कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जी या यही चीज देखी जा सकती है कि जो लोग बाहर पलायन करके जा चुके हैं, वो वहाँ पे किन सुविधाओं की वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कि अगर बाहर कोई जा रहा है और बाहर जाकर कोई अगर
20-25-30 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, उसको अगर अपने ही गाँव में बैठकर वहाँ पे काम करने में अगर उसको 10,000 रुपये भी मिलते हैं, तो वो वहाँ से ज़्यादा बचत यहाँ कर लेता है। नहीं, मैंने तो आपको कहा है ना, अगर आपके इस तरह के सुझाव हैं, तो हम लोग उनको बिल्कुल सरकार के सामने रखेंगे, सुझाव तो माननीय सर मुख्यमंत्री के सबसे सामने बेसिक रखेंगे। चीज़ें हैं सर। हाँ, सड़क, स्वास्थ्य, देखिए शिक्षा। आज सड़क के मामले में आज हमारा भारत देश दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया, जो हमारा सड़क का नेटवर्क है। आज हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो सड़क तो हमने पूरे पहाड़ तक, आप देख रहे हैं लगातार कहाँ तक पहुंचा दी सर है लेकिन ना। बिजली के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी लगातार सरकार काम कर रही है। कुछ जगह है सर, मैं आपको बताऊंगा। ये हम देहरादून में हैं और यहाँ से हम अगर थोड़ा ही आगे जाते हैं जी, ऋषिकेश, ऋषिकेश एम्स, और वहाँ से आप आगे एक गांव पड़ता है, थोड़ा ही आगे अगर वो बैराज की तरफ से जाते हैं तो कौड़िया गांव, जहाँ से राजा जी पार्क की एंट्री शुरू होती है जी, सफारी के लिए। ये बरसात का समय चल रहा है, आप उस बैराज से उस कौड़िया गांव नहीं जा सकते अगर बारिश हो रही है तो। तो इस तरह की चीजें जब जानकारी में जबकि आएंगी, जबकि वो आप ये तो देखिए कि राजधानी से कितना दूर है। नहीं, मेरा कहना ये आपसे ये है कि अगर इस तरह की कहीं दिक्कतें हैं तो आप लोग हमें सुझाव दें, उसमें किस तरीके से काम होना है, किस तरह से सरकार उसमें सुविधाएं पहुंचाए, तो उसको हम, हमारा प्रयास रहेगा नहीं कि खैर, वहाँ जल्द से अभी जल्द सुविधाएं सरकार ने पहुंचे। उसका उस क्षेत्र के लोगों की एक लंबी लड़ाई थी, हाँ, सरकार ने सुनी और वहाँ पे एक पुल पास हो भी गया है। जी, लेकिन अब बस देखते हैं बनता कब है। नहीं जब पास हो गया तो बनेगा भी। हाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो विकल्प रहित संकल्प है, हाँ जी। वो लगातार आप देख रहे हैं, उसका जिसका हम जो है लोकार्पण करेंगे, उसका शिलान्यास भी हम ही करेंगे। और कई योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। उसका तो सर वो तो अपने लोकार्पण के लिए ही रुका हुआ है। हाँ, तो उसका लोकार्पण जल्दी कराते हैं। वो लोकार्पण के लिए ही रुका हुआ है। लोकार्पण अगर पास हो गया लोकार्पण तो हो जाए जल्दी तो कराते हैं। लोगों को वैसी बड़ी राहत मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब राहत मिलेगी। इमोशनली तो राहत मिल ही जाएगी। बिल्कुल राहत मिलेगी, इमोशनली नहीं मिलेगी, फिजिकली भी मिलेगी। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है, जी, मतलब राजधानी से इतना नजदीक होते हुए हाँ। मैं आपको बताऊं कि अभी देखो, मैं तो आपसे सुझाव आमंत्रित करूंगा, जब भी आपको किस तरह की कई चीजें लगती हों जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आम जनता, हम चाहते हैं कि भाई हमें सुझाव दे, बिल्कुल सर, भाई हमें सलाह देंगे, हम भी अपनी सलाह जो है आगे पहुंचाएंगे और उसमें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहत मिलेगी। बिल्कुल सर, ये चीजें तो होंगी ही और तभी कुछ हो भी पाएगा। अच्छा सर, ये तो हो गया। मैं अभी जो आपसे थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि देहरादून जो आपके बचपन का और आज का, आपने कभी सोचा था कि यहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी जो है इमारतें बन जाएँगी? आज 10-12 मंजिली बिल्डिंगें जो हैं वो नॉर्मल बात हो गई है देहरादून के लिए, अपार्टमेंट्स। कभी, क्योंकि जब मैं देहरादून आया था मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे जो है बहुमंजिला इमारतें होंगी, जो हम दिल्ली में देखते थे या और चंडीगढ़ में देखते थे। देखिए, आज समय की मांग है, सब चीजें समय के अनुसार चेंज होती हैं, लेकिन आज भी हम लोग, आपने देखा होगा, हरेला पर्व मना रहे हैं लगातार, है ना। हरेला वाले दिन हमने 5 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया, हमारी सरकार ने किया, जन भागीदारी उसमें हुई लगातार। हम लोग चाह रहे हैं विकास के साथ साथ जो हमारा यहाँ का ग्रीनरी है, हरित प्रदेश, इसको भी हमने कायम रखना है। तो लगातार इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज समय की मांग है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, क्योंकि जमे की जगह भी कम है हमारे यहाँ। सारा जो है 70% क्षेत्र तो भूभाग जो है वो वनों से आच्छादित है, तो कहीं ना कहीं मल्टी स्टोरी का ये भी एक बड़ा कारण है। मतलब आपने सोचा था कभी कि ऐसा हो पाएगा, या आप मतलब एक ये तो एक अलग चीज़ होगी कि वर्तमान में किस चीज़ की डिमांड है या नहीं, लेकिन व्यक्तिगत राय आपकी, आपको खुद को, क्योंकि आपने देहरादून को बचपन से देखा है, आपको खुद को कैसा लगता है ये? देखिए, अब देहरादून जो है, देहरादून का स्वरूप चेंज हो चुका है। आज जो सुविधाएं पहले देहरादून में नहीं मिलती थी, आज सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिलता है। कहीं ना कहीं अगर हम पुराने देहरादून को याद करते हैं तो हमें लगता है यार आज जाम की बड़ी स्थिति खराब जाम की तो बहुत है ना। स्थिति खराब है सर। इसके लिए भी सरकार प्लानिंग करती है समय समय पे। और पार्किंग की एक बड़ी समस्या है हमारे शहर की, उसके लिए भी सरकार ने अभी काम किया है। अभी हमारे परेड ग्राउंड के बाहर एक मल्टी पार्किंग बन रही है, आपने देखा ही होगा, हम्म। है ना। वो जल्दी तैयार हो जाएगी। जगह जगह अभी हमने और जगह भी कई पॉइंट चिन्हित कर रखे हैं कि सरकार वहाँ पे जो है पार्किंग बनाएगी। तो मतलब मेरा तो कहना ये है कि भाई हर चीज़ की सुविधा
या हर चीज हम सोचे कि हमारे हिसाब से हो जाए तो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हमें बैलेंस करके चलना है। जो हमारे देहरादून का स्वरूप है वो भी बना रहे और विकास की गति भी कम ना हो, दोनों को बैलेंस सर, करते जो हुए। विकास की गति चल रही है, जी इससे आपको क्या लगता है कि देहरादून में जो है अगले 10 साल बाद जी आवासीय योजनाओं को देखते हुए क्या स्वरूप रहेगा देहरादून का? अब जिस हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। देखो, जैसा मुझे लगता है आज के परिवेश से अगर हम उसको 10 साल बाद कंपेयर करेंगे तो नए आयाम देहरादून में स्थापित होंगे। तो उसके लिए हमें फिर योजनाएं भी उस हिसाब से बनानी पड़ेंगी। जो सबसे पहले तो हमें ट्रैफिक का प्लान करना पड़ेगा, हमें जो है ग्रीन ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मार्ट टॉयलेट बनाने पड़ेंगे, डिजिटल का हमें ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। तो मतलब हमें उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए अभी से उसमें काम करना इसमें से पड़ेगा। कुछ चीजें तो शुरू हो भी चुकी हैं, काफ़ी जैसे चीज़ें शुरू हो इलेक्ट्रिक गई हैं, बसेस आ गई हैं तो काफ़ी चीज़ें शुरू हो गई हैं, और है ना? ये स्मार्ट टॉयलेट भी बन ही रहे हैं अब बन ही स्मार्ट रहे सिटी हैं, के स्मार्ट अंडर। सिटी के अंदर बन ही रहे हैं। तो हमारा तो यही है कि जो है हम एक जो है क्लस्टर के रूप में विकास योजनाओं को बढ़ाएं। लेकिन एक बड़ी समस्या है सर, जी ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक ट्रैफिक तो को एक आज की समस्या, आज की देहरादून की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को मानते हैं हर आदमी, मैं भी मानता हूँ उसमें। कई बार हम भी सोचते हैं 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन आधा एक घंटा लग जाता है। बिल्कुल सर। तो इसको तो हम मना नहीं कर सकते, व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन हम इस शहर को जितना हम कर सकते हैं चौड़ीकरण कर ही रहे हैं। आज आड़त बाजार का इतना बड़ा जो है काम शुरू हो गया, आपने देखा ही है, आज इसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था। जो सोच नहीं सकते थे। आज पहले चक्रौता रोड के लिए इतना संघर्ष चलता था, आज वहां से स्मूथली ट्रैफिक निकल रहा है, इतने हमने फ्लाईओवर दे दिए हैं। आज डाट मंदिर की टनल आप देखो, पहले कितना लंबा लंबा जाम लगता था। और आईएसबीटी वाला आपने ये फ्लाईओवर देखा ही है, हमारा जो रिस्पना इस वाला हरिद्वार रोड बाईपास पे भी हमने इसको बनाया फ्लाईओवर को, जोगी वाला का फ्लाईओवर। आज हमें हरिद्वार जाने में 50 मिनट लग रहे हैं। तो देखिए, काम होता है, उसमें समय तो लगता ही है। आज बल्ली वाला जो बल्लूपुर का जो फ्लाईओवर है, इससे भी काफी राहत मिली है। राहत तो मिली है सर, फ्लाईओवर से राहत तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार को एक यहाँ पे फ्लाईओवर का जो जाल बिछा भी रही है तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि देहरादून को बाईपास करते हुए भी निकल जाएं कुछ जो पर्यटक यहाँ पे हाँ, आ रहे हैं। बाईपास रोड बन ही रहे हैं, आप देखिए आशा रोड से हम जो रहे पूरा विकास नगर वहाँ मसूरी के लिए रोड निकाल रहे हैं, काफी तेजी से काम हो गया उसमें। ऐसे रिंग रोड इससे हम कहीं ना डेवलप कहीं कर रहे दबाव हैं, कम पड़ेगा शहर दबाव में। कम पड़ेगा। अब ये रिस्पना और हमारा बिंदाल का एलिवेटेड रोड का काम भी चल रहा है, इससे भी ट्रैफिक में काफी राहत मिलेगी। हाँ सर, ये आपने एक अच्छी चीज़ मेरे को याद दिला दी हाँ। कि ये बिंदाल और रिस्पना के ऊपर एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है। रिस्पना नदी को लेके आप ही की पार्टी के पहले के सीएम जी त्रिवेंद्र जी, उन्होंने रिस्पना नदी को जीवित रखने के लिए उसके साइड में बहुत पेड़ लगाए जी और अब उसके उसी के ऊपर जो है एलिवेटेड रोड बनने की तैयारी चल रही है, तो उनके पेड़ों का क्या होगा सर? नहीं, ऐसा है कि उसको प्लानिंग हम इस हिसाब से करेंगे, जो हमारी ग्रीनरी है, सुंदरता है, वो दोनों साइड बनी रहेगी, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो प्लान ही इस तरीके से किया जा रहा है कि ट्रैफिक की समस्या से भी निदान मिले और हमारा जो सौंदर्यीकरण है, जो हमारा ग्रीन दून है, वो ग्रीन बना रहे, उसी तरीके से उसको डिजाइन किया जाएगा। तो ये संभव हो पाएगा सर? बिल्कुल संभव होगा। क्योंकि सरकार का एक जगह पे मेरे को लगता है कि एक कमी जो लगती है, जी हर साल सरकार जो है बहुत लाखों की संख्या में पेड़ लगाती है, पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं, जगह जगह शहरों में, खास तौर से अगर हम देहरादून को ही देखें तो देहरादून में ही हर साल लाखों पेड़ लगते हैं, लेकिन वो पेड़ जो लगते हैं वो अगले साल तक गायब हो जाते हैं, उन्हीं जगहों पे फिर दोबारा लग इसमें रहे क्या हैं। है कि सरकार तो जन जागरूकता का काम करती है, और बिना जन सहभागिता के कोई काम आपको पता है कि संभव नहीं हो सकता, है ना। हम लोग जब पेड़ कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप जो है सांकेतिक एक दिन के लिए पेड़ मत लगाओ, पेड़ तो ऐसे लगाओ आप जैसे एक बच्चा होता है, बिल्कुल। जब उसका जन्म होता है तो हम कम से कम पेरेंट्स उसको 1 साल तक उसकी देख रेख करते, जब तक चलना नहीं शुरू करता, वो बोलना नहीं शुरू करता, वो हमें चिंता रहती है, यार ये कुछ बोल नहीं सकता, इसका ध्यान रखना है, ये पेड़ों के चल नहीं लिए भी सकता, कम से इसको कम ध्यान 2-3 रखना साल तो है। उसका भी ध्यान रखना तो जरूरी मेरा है। सबसे आग्रह यही है कि आपके माध्यम से भी मैं अपने प्रदेश के वासियों से ये अपील करना चाहूंगा, आप भले ही एक ही पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी इतनी देख रेख करें जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो, तब तक उसकी देख रेख करें, तभी जो हमारा ये अभियान चलते हैं तभी ये सक्सेस होंगे। इसमें मैं भी अपने आप को भी शामिल करते हुए, मैंने भी इस बार प्रण लिया था
कि जो मैं पेड़ लगाऊंगा मैं उसकी देख रेख करूंगा। तो अगर सभी लोग इस तरह से चिंता करेंगे पेड़ों की, तो मुझे लगता है कि जो हमारा अभियान है, अगर हम 1 लाख पेड़ लगा रहे हैं तो 80,000 90,000 पेड़ तो हमारे जीवित रह पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ये सरकार का काम नहीं है, इसमें हमें जनता को ही आगे आना पड़ेगा, तभी हम इसमें जो है सर लेकिन सरकार के काम पास कर पाएंगे। लेकिन सरकार चाहे तो इसके लिए अलग से कुछ लोगों को चिन्हित कर सकती है। नहीं, सरकार जो करती है, उसकी समय देखभाल समय पे करें। चिन्हित करती है, एक टीम बनाती है। हमारे एनजीओ इसमें काफी काम करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे समूह काम करते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सर, हम खुद करते हैं। हाँ, तो हम भी सरकार एक भी एनजीओ उनको से जुड़े हुए हैं, हम जो भी सुविधाएं लगातार उनको काम चाहिए कर रहे होती हैं। है, पेड़ उपलब्ध कराने हैं, कुछ उपलब्ध कराने हैं, सरकार कराती है समय समय पे। अब पेड़ तो सर सरकार आसानी से उपलब्ध करा देती है, हाँ, उसमें तो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं जिम्मेदारी होती। देखिए कहीं ना कहीं हाँ, हमें भी लेकिन लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहना ये हाँ, है कि जैसे हर चीज हम सरकार पे छोड़ दें। सरकार नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर हाँ कि जब किसी योजना के तहत जी, सरकार कोई काम कर रही है, अगर पेड़ों को लेके योजना के तहत कर रही है, तो उसी योजना का एक पार्ट सरकार को ये भी बनाना चाहिए कि उनकी देखभाल कैसे हो। क्योंकि नहीं, देखिए आज आप देखिए लगातार सरकार इनकी मॉनिटरिंग करती है। अब बहुत जगह आज इतना हमारी जो हरियाली बची है, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज हमारा प्रदेश सबसे ग्रीन प्रदेश है। 70% भूभाग आज भी वनों से आच्छादित है। तो ये बहुत बड़ी सरकार की प्लानिंग है। आम जनता को साथ लेके सरकार इस तरह के काम कर रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं। आप देखो पहले के मुकाबले अब कितना लोगों में, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की, एक पेड़ माँ के नाम। जैसे आपका जन्मदिन हो, आपके घर में कोई फंक्शन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, तो आप एक पौधा लगाएं अपनी माँ के नाम से। तो लोग इसमें भी अब बढ़ चढ़ के पार्ट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये भी एक बड़ा अभियान बन चुका है आज। सर अभियान तो बन गया, लेकिन हम तो ये भी देख रहे हैं कि लोग अपनी रियल माँ के लिए ही उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पेड़ों के लिए कैसे निकालेंगे। देखिए यही तो एक स्वाभाविक जो हमारे में कमी आई है। प्रधानमंत्री जी ने योजना तो बहुत देखिए अच्छी हम बनाई। लोग क्या है कि प्रधानमंत्री जी क्या है कि हमें प्रेरणा देने का काम करते बिल्कुल। हैं, है ना। हम उनकी प्रेरणा लेके काम भी करते हैं, काफी लोग उसमें काम भी करते हैं। लेकिन सारी चीज अगर हम नकारात्मक सोचें, भी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया लेकिन पेड़ तो जीवित ही नहीं हो रहे, तो प्रधानमंत्री जी नहीं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमारा भी अपना एक वो बनता है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, कि भाई हमें यहाँ पे जो है ग्रीनरी को जिंदा रखना है, बनाना है। तो मेरा तो मानना यही है कि हम कोई भी अभियान शुरू करें, जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा वो अभियान कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जनता का साथ तो बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जहाँ इतने डिपार्टमेंट हैं, इतने विभाग हैं, एक थोड़ा सा इसके लिए भी रखना चाहिए। क्योंकि शहरों में जो शहरीकरण, आपका सुझाव आया है तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे भी मतलब जो है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी सब जगह ठीक है, हम 70% भूभाग हमारा जो है वो जंगलों का है, लेकिन वो पहले से ही जंगल है, उसमें कुछ करना नहीं है, वो तो बना हुआ है जंगल। नहीं, लेकिन जितना हमने डेवलपमेंट कर रहे हैं, हाँ, उसको हमने मेंटेन करके रखा, ये बड़ी बात है। लेकिन शहरों में अगर देखें तो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, हम शहरों में 2 तरह का जंगल तैयार कर रहे हैं, एक कंक्रीट का जंगल, और दूसरा हम कोशिश करते हैं कि पेड़ पौधे लगा के उसको बैलेंस भी करें। लेकिन कंक्रीट का जंगल तो मेंटेन हो रहा है, और जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि इसमें हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी तो सबकी है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें पेड़ जरूर लगाएं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब दिक्कत ये भी है ना सर कि हम घर पे पेड़ लगाएं। हाँ, अब हमारा अगर शहरों के, आज यहीं देहरादून की बात करें हम, तो MDDA 35 गज का प्लॉट जो है वो आवास के लिए पास कर देता है। अब 35 गज के प्लॉट पे एक इंसान मकान बना पाएगा या पेड़ लगा पाएगा? तो कुछ इस तरह के पौधे लगाएं जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हो। गमलों में भी आजकल तो छोटी छोटी ऐसे हमारी पौध आ गई हैं जो कार्बन कम छोड़ते हैं लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। ऑक्सीजन बिल्कुल है, ऐसे उस तरह के पेड़ लगाए हम लोग। आजकल तो इंडोर भी प्लांट बहुत सारे आ गए। लेकिन मैं मतलब मेरा तो ये एक सजेशन और ये रहेगा सर कि इसमें आपकी कभी वार्ता होती है तो इस चीज को जरूर देखिएगा कि ये जो इतने छोटे प्लॉट जो पास किए जा रहे हैं ये ना किए जाएं। इसको थोड़ा सा अगर आप प्लॉट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कि अगर हम पास नहीं करेंगे लोग कहेंगे गरीबों को जो है सरकार बिल्डिंगें बना रही है, गरीब को घर नहीं बनाने दे रही है। नहीं तो उसके लिए तो सब आप आवास योजना बहुत चला रहे हैं। आवास योजना तो अभी आवास योजना में सरकार ने, आपने देखा होगा, एक सेल्फ जो है नक्शे अभी अपलोड किए हैं
जैसे हमारे कई क्षेत्रों में दिक्कत आती थी कि भाई जो है नक्शा पास कराना पड़ता है, उन्होंने एक अप्रूव्ड नक्शे उसमें डाउनलोड कर दिए, आप उसके अनुसार घर बना सकते हैं, कहीं आपको चक्कर नहीं लगाना। मतलब सरकार तो हर दिशा में काम कर रही है कि हमारे जो है कि बने बनाए नक्शे प्रदेश दे दिए, के बस आप इनको अपने हिसाब नागरिकों से को कर लो। समस्या ना हो, हमारी जनता को हर तरह से राहत मिले। तो सरकार तो समय समय पे जनता के हित के ही काम करती है, लेकिन कहीं कुछ लगता है आपको कि उसमें और सुधार होना चाहिए या नहीं, और सुधार काम में होने चाहिए, तो आपके सुझाव हम हमेशा आमंत्रित नहीं, करेंगे। जैसे नक्शे पास करने में रेन हार्वेस्टिंग का वो रहता है कि हाँ, आपको ये बनाना है, तो मेरे को लगता है कि साथ में सरकार को ये भी कर देना चाहिए कि आपको जो है एक अपने उसमें जो है एक कम से कम एक ऐसा पौधा जरूर लगाना है, एक ऐसा पेड़ लगाना है, वो भी जोड़ दे साथ में। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ा रहे हैं, सरकार इसमें धीरे धीरे जागरूकता बढ़ा ही रही है, लोग लगा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी का छोटा भी घर है वो गमले तो रख ही रहा है, उसमें हाँ, शौकिया तो सभी रख ही सभी रहे हैं, रख ही रहे हैं। कहीं ना लेकिन कहीं मतलब मुझे लगता है कि भाई हमारी जो जनता भी है वो भी कहीं ना कहीं जागरूक है, और वो सब चीजें समझती है कि हमारा जो आगे हमारा जो भविष्य है, हमारे जो नई पीढ़ी आएगी उसके जीवन को भी बचाना है हमने। लेकिन सर यही सब चीज़ें अगर हम देखें, जो हमारा एक कल्चर है फ्लैट का, जी, उसमें कैसे होगा ये? देखिए फ्लैट का कल्चर तो क्या है कि शहरी क्षेत्रों में तो जैसे जमीनों की बड़ी समस्या है, तो मैं तो इसको प्रभावी मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई। मैंने लेकिन जितने हमारी जो अगर हम उत्तराखंड की परंपरा की बात करें तो यहाँ पे एकल हाउस सिंगल घर की परंपरा रही बिल्कुल, है ना। लेकिन आज इस तरह से जमीनें कम होती जा रही हैं, तो शहरी क्षेत्रों में तो मल्टीपल बिल्डिंग्स ही बन रही हैं, फ्लैट्स बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, कम जगह में ज़्यादा लोगों को आवास मिल जा रहा है। अच्छा सर, ये जो हम फ्लैटों का इतना कल्चर चल रहा है जी, और बड़ी बिल्डिंगें बहुत सारी बन रही हैं, यहाँ का जो हम जिस बेल्ट पे हम रह रहे हैं, देहरादून जिस जी। बेल्ट पे है, तो यहाँ के हिसाब से वो ठीक है? मतलब जो भूकंप की हम जिस बेल्ट पे हैं। देखो जो मानक हैं, मानक पास होते हैं, उसी के आधार पे बिल्डिंग बनती है, तो उन सब मानकों को पूरा करते हुए ही मानचित्र पास किया जाता है। अच्छा, अगर मानकों की बात करें तो अगर कुछ साल पीछे चले जाएं हम, जी, तो फिक्स था कि इतने से ज़्यादा बनेगा ही नहीं, हाँ, हाँ। और आपने देखा भी होगा। और पहले के जो मानक थे, उत्तराखंड बनने के टाइम के जो मानक थे और आज के मानकों में चेंज हुआ है। भाई अभी आपने कहा जनसंख्या पहले कितनी थी, आज कितनी है, तो समय के अनुसार ही मानक में थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ता है। लेकिन हम भूकंप की जिस बेल्ट पे हैं वो तो बदली हाँ, नहीं। नहीं लेकिन हमने उसको आज भी, जितने हमारे यहाँ फ्लैट्स योजनाएं चलती हैं वो भूकंप रोधी बनती हैं, उसी के हिसाब से नियमावली बनती है, उसी के हिसाब से नक्शा पास होता है। मतलब भूकंप रोधी हैं इतनी कि हम जिस बेल्ट पे हैं उसमें देखिए वो तो तो प्राकृतिक चीज है, उसके बारे में तो कोई भी नहीं कह सकता, उसका कुछ नहीं पता। उसका कुछ नहीं कह सकते आप, है ना। लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है कि भाई भूकंप रोधी बने, जो मानक है उसको पूरा किया जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपके राजनीतिक करियर में अभी तक आपको ऐसा कोई किस्सा याद हो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है कि हाँ, मेरे द्वारा ये कार्य हुए हैं? देखिए जितना मुझे याद है, युवा मोर्चा के टाइम में मुझे बड़ा आनंद आता था। युवा मोर्चा एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ पे आदमी राजनीति करना सीखता है। जब मैं युवा मोर्चा में बना हूँ, मैं 2 बार उपाध्यक्ष रहा, एक बार प्रदेश कार्यकारिणी की टीम में रहा, एक बार मैं जिला का महामंत्री रहा। तो जब मैं जिला का महामंत्री बना तो मैं पूरे अपने महानगर पूरे जिले में मैंने काम किया और बहुत युवाओं को इससे जोड़ा। बूथ बूथ तक हमने युवाओं की टीम तैयार की, और तब मुझे आनंद आता था काम करने में। नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, थाना चौकी जाना, विभागों में जाना। आज उस तरह से हमने जब काम किया तो आज हमें एक अनुभव आता है कि भाई किस तरीके से काम होता है। तो मतलब मैं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति धरातल पे काम करके आगे बढ़े, तो उसके लिए भी वो अच्छा रहता है। वो तो सर आपके नए अनुभव थे, तो नए, लेकिन हाँ, नए लोग तो अभी भी मिलते होंगे। हाँ, नए लोग अभी भी मिलते हैं, लेकिन जो मजा युवा मोर्चा के टाइम का है, जो कार्यकाल का है, वो एक अलग जोश वो था। अलग जोश होता है, एक अलग काम करने का एक जुनून होता है, और उसमें आदमी काफी सीखता है। मतलब अब एक लंबे समय में जो है वो आदत में भी आ चुका है, तो अब वो मतलब वो मजा नहीं रह गया इस चीज में, काम तो वो रोज हो रहा है। नहीं, मजे की बात नहीं, आपने मेरे से पूछा आपका अनुभव किस में हाँ ज्यादा हाँ, अच्छा ज्यादा रहा। अच्छा था। हाँ, तो तो सही बात मुझे है, लगता था बिल्कुल। कि हम आप फ्री माइंड होके अपना काम करते थे। अब संगठन की जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है, पहले तो युवा मोर्चा वाला हिसाब था कि ठीक है भाई, कर दिया कोई बात नहीं, चलो। अब जवाबदेही ज्यादा होती है,
जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। सर, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा आज के युवाओं से यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। आज हमारी पार्टी राष्ट्र निर्माण की पार्टी है। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी मोदी जी ने जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको आत्मसात करते हुए समाज में काम करें। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पढ़ें, समझें, और जो डिजिटल हमारा जो है, डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ें, स्टार्टअप में जुड़ें, और जो हमारा विकसित भारत का जो मोदी जी ने हमें एक संकल्प दिया है 2047 विकसित भारत, उसमें सहभागिता निभाएं। तो 2047 में विकसित भारत का एक जो संकल्प है जी, आपको क्या लगता है कि हम 2047 तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे? देखिए, जिस हिसाब से हमारी सरकार की योजनाएं है, कार्य प्रणाली है, लगातार हम लोग जो है, आज देखिए आप पूरे विश्व में जो है, आज हम जो है चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं। उसमें भी मेरा आपसे यही कहना होगा कि जन सहभागिता हर चीज में जरूरी है। जब हमारे यहाँ का हर नौजवान, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति ये ठान लेगा कि हमें इस संकल्प का हिस्सा बनना है, तो निश्चित रूप से 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। हम विश्व गुरु की जो हमारी कल्पना थी उसे हम पूरा करेंगे। ये कोई मोदी जी का संकल्प थोड़ी ना है, ये सिर्फ उन्हीं का सपना थोड़ी ना है, ये तो हमारे सब 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उनकी आकांक्षाओं का, उनकी अपेक्षाओं का नया आने वाला भारत है। तो उसके लिए हम सबको ही प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा सर, राजनेता के तौर पर आप किन मूल्यों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? देखिए, राजनीति के रूप में आपको सबसे पहले क्या है कि ईमानदार रहना पड़ेगा। आपके विचार में स्पष्टता होनी चाहिए। आप अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो आप योजनाएं लेके आए, वो हमारे यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार लेके आए, ताकि यहाँ का जनजीवन सुधार हो, आम आदमी तक उसका लाभ मिले। इस तरह की योजनाएं हमें लानी चाहिए। और आप में कहीं ना कहीं पारदर्शी योजनाओं को क्रियान्वयन होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम योजनाएं तो अच्छी अच्छी लाते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो एक राजनेता के रूप में मेरा सभी से यही आग्रह है, जो आज नए लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईमानदारी रखते हुए, अपनी सोच को स्पष्ट रखते हुए समाज हित में काम करें। तभी हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। क्योंकि विकसित भारत भी तभी होगा जब हमारे समाज का हर नागरिक का विकास होगा। बिल्कुल। हमारा हर गांव विकसित होगा, हमारी हर ग्राम सभा विकसित होगी, हमारा हर जिला विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा। वो तभी होगा जब पारदर्शिता आएगी, ईमानदारी से काम होगा और सभी लोग उसमें सहभागी बनेंगे। सर, राजनीति जब आपने शुरुआती दौर में देखी है और आज की राजनीति, आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखाई देता है तब में और अब में? देखिए, राजनीति क्या है कि शुरू से ही जो है जन भावना के अनुरूप जन सेवा का काम है। राजनीति को तो मैं जन सेवा ही मानता हूँ। सबसे बड़ा माध्यम अगर आज जन सेवा का कोई है तो राजनीति के माध्यम से हम काफी राहत आदमी को पहुंचा सकते हैं हर तरह से। क्योंकि हम लोगों के कहने में, एक आम आदमी के कहने में फर्क रहता है। भाई हम एक तरह से जो है सरकार की तरफ से जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों को भी देख रहे हैं भाई जो हम योजनाएं ला रहे हैं वो ठीक से उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो राजनीति में मेरा, पहले भी आपने कहा, तो मेरा कहना यही है कि हम ईमानदारी रखें, निष्ठा रखें, और हमारा जो ध्येय है वो आम जनता का हित होना चाहिए। जब हम उस पर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ का कोई बदलाव आता है। बदलाव आता है तो एक ही बदलाव आता है, हमारे नागरिक के, हमारे प्रदेश के व्यक्तियों के जीवन में सुधार आता है, उन तक योजनाएं पहुंचती हैं, उनका विकास होता है। तो इसी सोच को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। और पहले की राजनीति और आज की राजनीति में जो आपने कहा कि फ़र्क क्या है, पहले संसाधन कम होते थे, कम लोगों तक अप्रोच होती थी। आज बहुत कम समय में हम अपनी बात को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उन सुविधाओं को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उन योजनाओं को अधिक लोगों तक पहुंचा पाते हैं ताकि उनको लाभ मिले। आज देखिए आप डीबीटी के माध्यम से, पहले किस तरह का भ्रष्टाचार होता था, आज सीधा पैसा जो है व्यक्ति के खाते में जा रहा है।
अगर हमने 6,000 दिया तो 6,000 पूरा आपके खाते में जाता है। तो इस तरह की जो चीजें आए, चेंज आया राजनीति में, वो डिजिटल का चेंज आया है। आज आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, लाखों लाखों लोग हमें देखेंगे, सही बात है सर। तो कितना बड़ा मतलब चेंज है ये। पहले हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे, मुझे ध्यान है जब हम युवा मोर्चा का कार्यक्रम करते थे तो हमें एक एक महीने पहले तैयारी करनी पड़ती थी। भाई बड़ा कार्यक्रम करना है, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, तो एक महीने पहले तैयारी करते थे। हर बूथ पे जाके बैठ के लेते थे, फिर उनको जा जाके मिलते थे, भाई नहीं ये कार्यक्रम है, इसमें रहना है ना। तो इतनी भागदौड़ होती थी। आज क्या है कि हम एक मैसेज करते हैं तो हमारा कार्यक्रम हो जाता है। तो आज ये चेंज है। डिजिटल तो कहीं ना कहीं जो है हमारी अप्रोच बढ़ी है, राजनीति भी डिजिटल हो गई है। राजनीति भी डिजिटल हो रही है, इसका लाभ मिल रहा है। अच्छा सर, एक चीज और है, राजनीति का एक अहम अंग है आलोचना। जी। तो राजनेता के तौर पे आप आलोचना को कैसे लेते हैं? देखो, आलोचना को भी मैं इस रूप में लेता हूँ कि हमें उससे सीखना चाहिए। अगर कोई आलोचना हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए भी आलोचना क्यों हुई, उसको हमें ठीक करना चाहिए। आलोचना से भी हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए आलोचना को मतलब आपको उसमें नहीं लेना चाहिए कोई हमारा विरोध कर रहा है इसलिए आलोचना कर रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना ना करें। कोई चीज अगर ऐसी लगती है तो आलोचना करते हैं, तो हम भी उसको सुधार करने का काम करते हैं, उससे सीखने का काम करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आजकल का जैसा समय है, कई लोग विरोध के लिए ही विरोध करते हैं, लेकिन विरोध का कोई कारण नहीं बता पाते। तो इन चीजों से भी उन लोगों को बचना चाहिए और आलोचना को हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, धामी जी और मोदी जी, आप दोनों में क्या समानताएं देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, दोनों में समानता ये है कि ये जो है हर क्षेत्र के विकास के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। इनमें एक समानता है जो देखने को मिलती है। माननीय मोदी जी ने बाबा केदार की धरती से शब्द कहे थे कि आने वाला दशक, तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसी को अनुसरण करते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस कथन को सत्य करने के लिए काम कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं आप देखें जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं, काम हो रहा है, और हम जल्दी जो ये दशक है उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उनकी जो समानता, जो काम करने की इच्छा शक्ति है, क्योंकि युवा मोर्चा में मुझे धामी जी के साथ काम करने का बड़ा अवसर मिला। देखता था उनका जुझारूपन, उनका संघर्ष। एक बार आपको ध्यान होगा, एनडी तिवारी जी की सरकार हुआ करती 2006 में, बिल्कुल। तो एक युवा गर्जना रैली हुई थी, वो तो ना भविष्य। उसका नेतृत्व माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ था। उस टाइम वो प्रदेश युवा मोर्चा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष थे, तो उसमें हमें भी काम करने का अवसर मिला। तो मैं देखता था उनका जुझारूपन। आज कई लोग सोचते हैं ना कि भाई इतनी कम उम्र में इन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन इसके पीछे एक लंबी संघर्ष की कहानी है। और आपको तो और अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने तो उनके साथ उनका पहले से काम किया जीवन है। मतलब बहुत संघर्ष का जीवन रहा है। उन्हें प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां वो ना गए हों। कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक, जौनसार, बाबर से लेके पूरे में। और आज भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जो बात करते हैं, वो किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करते, वो किसी जाति की बात नहीं करते। वो कहते हैं पूरा उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड मेरा है। और सभी जगह की विकास की आज योजनाएं लाते हैं। आज बाबा केदार जी का जो हमारा जो है पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। हेमकुंड साहिब रोपवे का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और हमारा बद्रीनाथ जी का भी मास्टर प्लान वहाँ पे चल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लगातार प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही हैं। और पूरे प्रदेश को एक माला में पिरोने का जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। ये बात तो है सर। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी धामी जी से मुलाकात हुई थी किसी जी। प्रोग्राम को लेके, तो वहाँ पे भी ऐसे कुछ बात छिड़ गई थी। जी। किसी ने उनको बोला ये ऐसा कुछ, वो कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में। हाँ। तो धामी जी ने तुरंत वहीं पे टोक दिया और इस बात को नोटिस करवाया कि पूरा उत्तराखंड एक है, मेरे लिए पूरा उत्तराखंड उत्तराखंड एक है।
तो उनकी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये लगती है, उन्होंने कभी जो है किसी भी क्षेत्र को उत्तराखंड से अलग नहीं माना। उन्हें पूरा उत्तराखंड एक है। हर व्यक्ति जो है मेरा अपना है। तो इतनी बड़ी उनकी सोच है, इतना बड़ा उनका विजन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कष्ट होता है जब लोग इस तरह की बातों का दुष्प्रचार करते हैं। अब ये तो वो तो अभी थोड़ी देर पहले बात ही हुई थी सर, वो हाँ, मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। तो बिल्कुल। एक पहलू की तरफ जो है आलोचना हमेशा लगी हाँ, रहेगी। आज तो देखिए अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चारों धाम की जो यात्रा है उसके लिए हवाई सेवाओं को सुचारू करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पहाड़ के लोगों को जीवन में सुधार आएगा, रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा। धर्माटन तो हमारे यहाँ लगातार बढ़ ही रहा है। आप देखिए अभी 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए हमारे यहाँ आए हैं। हम्म, 40 लाख से अधिक लोग अभी हमारे 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ कहते थे 6 महीने तो व्यापार होता है, 6 महीने काम नहीं होता पहाड़ों में। लोगों को जीविका की परेशानी होती है। आज शीतकालीन यात्रा हमारे यहाँ इतनी अच्छी चल रही है। ये भी उन्होंने एक अच्छी ये पहल भी एक करी। अच्छा उनका विजन है। उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको लागू भी किया। लास्ट ईयर हमारे यहाँ शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छी चली है और लोगों को बड़ा सुकून मिला जो हमारे यहाँ जो है दर्शन करने आए हैं पर्यटन। उन्होंने कहा कि हमें इस समय बड़ा आनंद आया। जो हमारे होटल व्यवसायी परेशान रहते थे, टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, कि भाई अब हम क्या करें 6 महीने, होटल के लीज पूरे साल की देनी पड़ती है। तो इस तरह के काम हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। तो बड़ी बात है प्रदेश के लिए। सही बात है। आलोचना मैंने कहा ना, अभी मैंने आलो आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते, वो तो उसका सर राजनीति का एक अंग है। चलिए आलोचना कोई तो बात नहीं, होगी। हमारा काम अच्छा करना है। हम तो जनता के हित के काम करते ही रहेंगे। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, ये पर्सनली पूछ रहा हूँ मैं आपसे जी। कि आपको नहीं लगता कि आपको जो है राजनीति में जो है प्रदेश की सरकार में आपको सक्रिय भूमिका में आते हुए विधायक के लिए भी आगे आना चाहिए? देखिए क्या कि हमारे यहाँ जो हमारी भूमिका जो है हमारी पार्टी तय करती है, किसका कहाँ पे जो है। सब पार्टी तो करती है तय, हाँ, लेकिन आपकी खुद की कोई इच्छा ऐसी? देखिए इच्छा क्या, भविष्य में पार्टी अगर हमें कहेगी कि भाई आपने चुनाव में जाना है तो हम आप जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन हम पार्टी के ऐसे सिपाही हैं कि हम जो हमारा संगठन हमें कहता है हम उसी पे काम करते हैं। आपने मेयर के चुनाव में भी देखा होगा, मैंने भी दावेदारी की थी, बिल्कुल। है ना। लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया कि सौरभ थपलियाल जी हमारे कैंडिडेट होंगे। मुझे इस चुनाव का सह संयोजक बनाया गया। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। उसका परिणाम स्वरूप जो है आपने देखा ही होगा। हमारी पार्टी सामूहिक काम करती है, सब कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं। एक बार टिकट हुआ सब उसके साथ लग जाते हैं। आप देखिए ऐतिहासिक जीत हमारी यहाँ मेयर में हुई है। 1,05,000 से अधिक वोटों से हमारा मेयर बन के आया है। तो ये हमारी संगठन की ताकत है। अच्छा सर, हमारे एक यहाँ व्यक्ति ये महत्व नहीं रखता। हमने कहा है ना कि राष्ट्र प्रथम, द्वितीय संगठन, लास्ट में हम। तो हम इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने सर बहुत कुछ जाना आपकी राजनीति के बारे में, जी, पार्टी की राजनीति के बारे में और प्रदेश सरकार के बारे में। तो शायद हो सकता है कि जो आलोचनाएं कर रहे हैं, खास तौर से सिर्फ आलोचना ही करते हैं, जी। उनको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा आज, और शायद वो आलोचनाएं कुछ कम हो जाएं। तो आज के इस एपिसोड के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सब श्रोताओं को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपके माध्यम से मुझे सबके बीच में आने का अवसर मिला। आपका भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।